Hello, sweet learners. You are most welcome in the channel Cave Exam Idea. We are continuing our class at History chapter Ruling the Countryside. And in this video, we will discuss about the permanent settlement. We try to understand what is permanent settlement and what were impacts on Indian farmers and what were the profit for company. So we detail discuss in this chapter. I hope this video will be useful for you. Please like and share the video. Permanent settlement. What do you mean by permanent settlement? स्थायी बंदोबस्त से क्या तात्पर्य था? जैसा मैंने आपको बताया, जैसे कंपनी को दीवानी के अधिकार मिले तो कंपनी ने खेती पर विशेष जोर देना शुरू कर दिया और लगभग 2 दशकों तक इस पर विचार विमर्श किया गया कि कैसे कंपनी जो है खेती से राजस्व ज्यादा से ज्यादा मात्रा में इकट्ठा करे। तो वैसी कौन सी नीति बनाई जाए जिससे कंपनी को ज्यादा से ज्यादा राजस्व प्राप्ति हो। लगभग 2 दशकों तक विचार विमर्श करने के बाद में एक नीति कंपनी लेकर आई जिसका नाम था परमानेंट सेटलमेंट, स्थायी बंदोबस्त। और इस स्थायी बंदोबस्त को लाने वाले कौन थे? कॉर्नवालिस was the Governor General of India when the permanent settlement was introduced। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्थायी बंदोबस्त लागू करने वाले कौन थे? ये कॉर्नवालिस है, जिसका आप यहाँ पिक्चर देख सकते हैं। और ये उस समय इंडिया के गवर्नर जनरल हुआ करते थे। तो इन्होंने जो है इस परमानेंट सेटलमेंट को हमारे यहाँ पे लागू किया। आगे हम इसके बारे में विस्तार से देखेंगे। परमानेंट सेटलमेंट की क्या विशेषताएं हैं, इसमें कैसे राजस्व वसूली के प्रयास किए गए। लेकिन आपको यहाँ पे ये याद रखना है, परमानेंट सेटलमेंट को किसने लागू किया? हु वाज द इंट्रोड्यूसर ऑफ परमानेंट सेटलमेंट? सो कॉर्नवालिस वाज द इंट्रोड्यूसर ऑफ परमानेंट सेटलमेंट। स्थायी बंदोबस्त को लागू करने वाले कॉर्नवालिस थे और ये क्या थे? उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे। Now we discuss on detail on the permanent settlement। स्थायी बंदोबस्त में बारे में हम विस्तार पूर्वक देखते हैं। In 1793 the company introduced the permanent settlement। तो कॉर्नवालिस ने परमानेंट सेटलमेंट कब लागू किया है? This is that also very important। 1793 में ये परमानेंट सेटलमेंट लागू किया गया। By the terms of the settlement, the Rajas and तालुकदार were recognized as जमींदार। और इस परमानेंट सेटलमेंट के अंतर्गत किसको? राजाओं और तालुकदारों को जमींदार के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया। इसका तात्पर्य क्या है? इससे तात्पर्य यह है कि कंपनी ने अपने लिए टैक्स कलेक्ट करने के लिए किसको नियुक्त किया? राजाओं और तालुकदारों को। राजा और तालुकदार ग्रामीण क्षेत्र से किसानों से टैक्स कलेक्ट करेंगे और कंपनी को पेड करेंगे और कंपनी फिर जो है उस राजस्व को एज ए दीवान के रूप में मुगल सम्राट को पेड करेगी। तो यहाँ पे कंपनी ने देखी, इंपॉर्टेंट बात है कि यह राजा और तालुकदारों को क्यों नियुक्त किया? क्योंकि कंपनी ने ये व्यवस्था लागू करने से पहले यहाँ की जो है सामाजिक स्थिति को भी देखा। उस सामाजिक स्थिति में यहाँ के राजा और तालुकदार जो है एक अच्छी पोजीशन में थे और कंपनी को अच्छे से पता था यदि इन लोगों का सहयोग नहीं लिया गया तो कंपनी अपने दीवानी कार्य में सफल नहीं हो सकती। इसलिए कंपनी ने किसको नियुक्त किया? राजा और तालुकदारों। क्योंकि इन लोगों का पहले से भी जो है किसानों से संबंध रहा है, पहले भी ये लोग इनसे जो है राजस्व वसूल करते थे। लेकिन उस समय ये किसके अधीन काम करते थे? उस समय ये मुगल एम्परर के अधीन काम करते थे। अब ये कंपनी के अधीन काम करने लगे और राजा और जमीन जो ये तालुकदार थी ये भी इस परमानेंट सेटलमेंट में इनको जो पोजीशन दी गई राजस्व वसूल करने की, इससे ये लोग भी खुश थे क्योंकि अब इनकी भी आमदनी का जरिया शुरू हो रहा था। Who were collect rent from the peasants and pay revenue to the company। तो ये राजा और तालुकदार, who were here used for राजाज एंड तालुकदार। तो ये राजा और तालुकदार क्या करते थे?
ये किसानों से टैक्स कलेक्ट करते थे और टैक्स को लेकर टैक्स को जो है कलेक्ट करके और ये किसको देते थे, कंपनी को देते थे। राजस्व वसूली का कार्य कंपनी ने राजा और तालुकदारों को दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है कि परमानेंट सेटलमेंट में कंपनी ने राजस्व वसूली की जिम्मेदारी किसको दी, राजा और तालुकदारों को दी थी। द अमाउंट टू बी पेड वाज फिक्स्ड परमानेंटली, और इसका नाम परमानेंट सेटलमेंट क्यों रखा गया, क्योंकि इनको जो टैक्स देना था, किसानों से राजा और तालुकदारों को जो टैक्स देना था उसकी कीमत तय कर दी कि आपको इतना टैक्स देना है। अब चाहे ज्यादा फसल हो, अच्छी फसल हो, उससे ज्यादा प्रॉफिट हो, वो जमींदार का होता था। कंपनी को तो एक फिक्स्ड इनकम इन राजा और तालुकदारों को देना था। इसी कारण से इसका नाम रखा गया परमानेंट सेटलमेंट, स्थायी बंदोबस्त। एक बार कंपनी ने जो कीमत तय कर दी टैक्स की, वो टैक्स जो है राजा और तालुकदार को उस एरिया के लिए देना होता था, चाहे वो किसान से कम मात्रा में ले या अधिक मात्रा में ले, कंपनी को फिक्स जो है इनकम उन्हें देनी होती थी। Now we also discuss about some important facts related to the permanent settlement. This settlement would ensure a regular flow of revenue into the company's coffers. इससे क्या हुआ, स्थायी बंदोबस्त के लागू होने से कंपनी को एक निश्चित इनकम प्रति माह और प्रति वर्ष उसके खजाने में आने लग गई। अब कंपनी ये निश्चित हो गई कि इतनी मात्रा में तो उसके पास रेवेन्यू आना ही आना है, चाहे दुर्भिक्ष हो चाहे कुछ भी हो। एट द सेम टाइम एनकरेज द जमींदार टू इन्वेस्ट इन इम्प्रूविंग द लैंड। और दूसरा ये सोचने लगे कि जब हमने स्थायी बंदोबस्त कर दिया तो इससे क्या करेंगे, जमींदार लोग जो है इस लैंड में इन्वेस्ट करेंगे, इसको और ज्यादा जो है उपजाऊ बनाने की कोशिश करेंगे और ज्यादा प्रोडक्शन करने की कोशिश करेंगे। द जमींदार्स वुड बेनिफिट फ्रॉम इंक्रीज प्रोडक्शन फ्रॉम द लैंड, क्योंकि यदि जमींदार इसमें लैंड इन्वेस्ट में इंटरेस्ट लेंगे तो उससे क्या होगा, प्रोडक्शन होगा, और जो प्रोडक्शन ज्यादा होगा उस बड़े हुए प्रोडक्शन का प्रॉफिट किसको होगा, इन जमींदार को ही होगा। क्योंकि कंपनी का तो फिक्स रेट था, कंपनी को तो इनको उतनी ही इनकम देनी है, लेकिन जो बढ़ी हुई इनकम थी उससे प्रॉफिट किसको होगा, इन राजा और तालुकदारों को ही इससे प्रॉफिट होना था, ऐसा कंपनी का मानना था। प्रॉब्लम्स इन द परमानेंट सेटलमेंट, जैसा हम देख रहे हैं कंपनी ने बहुत विचार विमर्श करने के पश्चात परमानेंट सेटलमेंट को लागू किया, लेकिन फिर भी इसमें बहुत सारी समस्याएं थी। किसानों की समस्याएं थी, राजा और तालुकदारों की समस्याएं थी, और कंपनी को स्वयं भी इस समस्या से जूझना पड़ा। तो ये कौन कौन सी समस्याएं, इनके बारे में हम विस्तार से चर्चा करते हैं। द जमींदार्स वर नॉट इन्वेस्टिंग इन द इम्प्रूवमेंट ऑफ द लैंड। तो सबसे पहले तो हम देख रहे हैं कि जमींदारों ने इसमें जैसा अंग्रेज मानते थे कि जमींदार इस बंदोबस्त के लागू होने से जमीन में इन्वेस्ट करेंगे, जमीन का प्रोडक्शन बढ़ाने की कोशिश करेंगे, लेकिन जमींदारों ने इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं लिया। Because the fixed revenue was very high that the जमींदार्स found it difficult to pay। और इसका कारण क्या था कि कंपनी ने पहले ही रेवेन्यू की जो मात्रा थी वो बहुत ज्यादा कर रखी थी, जिसके जो जमींदार और जो तालुकदार थे उन्हें इसको चुकाने में बहुत ज्यादा परेशानी हो रही थी। जब बहुत ज्यादा मात्रा में थी उन्हें ये लगता था कि इतना ज्यादा है कि हम कितने प्रयास कर ले, लेकिन फिर भी हम जो है ये रेवेन्यू चुका नहीं पाएंगे। इसलिए जमींदार जो है, जमींदार कौन, राजा और तालुकदार जमीन की सुधार करने में इंटरेस्टेड नहीं थे। एनीवन हु फेल टू पे रेवेन्यू लॉस्ट ही जमींदारी। और दूसरी बात ये होती थी, यदि कोई राजा या तालुकदार अपना रेवेन्यू जो है कंपनी को समय पर पे नहीं कर पाता तो कंपनी क्या करती थी, उससे जो है जमींदारी के अधिकार छीन लेती थी और किसी दूसरे व्यक्ति को जमींदारी के अधिकार दे देती थी। न्यूमेरियस जमींदार वर सोल्ड ऑफ एट ऑक्शंस ऑर्गेनाइज्ड बाय द कंपनी। और जो जमींदार
टैक्स पे करने में असफल रहते थे तो कंपनी क्या करती थी, उनकी जमींदारी के जो है ऑक्शन करती थी, और जो कंपनी को सबसे ज्यादा जो है टैक्स देने के देता था उसको वो जमींदारी दे दी जाती थी। तो इससे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जमींदार इस परमानेंट सेटलमेंट से खुश नहीं थे। क्यों खुश नहीं थे? क्योंकि एक तो उसकी जो टैक्स की मात्रा थी वो बहुत ज्यादा थी, दूसरा यदि किसी कारणवश से जमींदार ये टैक्स नहीं दे पाते थे, क्योंकि ऐसा होता था कि कृषि किस पे डिपेंड होती है, बारिश पे डिपेंड होती है। यदि बरसात अच्छी नहीं हुई तो किसान की फसल नहीं होगी, अब फसल नहीं हुई तो वो किसान जो है इन जमींदारों को कहाँ से टैक्स देगा। लेकिन कंपनी का तो एक फिक्स रूल था कि उसे तो अपना टैक्स चाहिए ही चाहिए थे। तो जो जमींदार वो टैक्स नहीं दे पाते थे किसी भी कारणवश से, कंपनी उनसे वो अधिकार छीन लेती थी और किसी दूसरे व्यक्ति को जो है वो जमींदारी दे देती थी। इंक्रीज इन द इनकम ऑफ द जमींदार्स बट नो गेन फॉर द कंपनी। अच्छा, इसमें थोड़ा सा वो जो 19th सेंचुरी के बाद थोड़ी परिस्थितियां चेंज हुई। कृषि का प्रोडक्शन बढ़ा, एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन बढ़ा, इससे जमींदारों के रेवेन्यू में भी वृद्धि हुई। लेकिन इससे कंपनी को कोई प्रॉफिट नहीं हुआ। कंपनी को क्यों प्रॉफिट नहीं हुआ? क्योंकि कंपनी की तो इनकम फिक्स कर दी थी कंपनी ने, तो उसे तो वो फिक्स इनकम ही लेनी थी। जो बढ़ी हुई प्रॉफिट था वो किसको मिल रहा था? जमींदार को मिल रहा था। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि इससे जमींदार भी खुश नहीं है और कंपनी भी खुश नहीं है। कंपनी क्यों खुश नहीं है? क्योंकि इनकम बढ़ने के बावजूद कंपनी को बढ़ी हुई इनकम नहीं मिल रही थी। उन्होंने अपनी इनकम जो है स्थायी कर रखी थी। प्रॉब्लम्स इन द परमानेंट सेटलमेंट, तो जैसे हमने प्रॉब्लम अभी हमने देखी, राजा राजा और तालुकदारों के साथ भी समस्या थी और कंपनी के साथ भी समस्या थी। इसके अलावा भी एक और वर्ग था जो भी इसे परमानेंट सेटलमेंट से खुश नहीं था, और वो कौन था? वो था कृषक वर्ग। इन द विलेजेस द कल्टिवेटर्स फाउंड द सिस्टम एक्सट्रीमली ऑपरेसिव। तो जो कल्टिवेटर्स थे, जो किसान लोग थे, उनके लिए भी जो है ये व्यवस्था अच्छी नहीं थी। इसे वो एक बुरी व्यवस्था के रूप में मानते थे। The rent paid to the zamindars was high, so they took loan from the moneylenders, and when they failed to pay the rent, they were evicted from the land. जैसा हमने बताया कि कंपनी ने पहले जमींदारों के ऊपर जो है टैक्स की मात्रा बहुत ज्यादा कर रखी, तो ये जमींदार क्या करते थे? ये उससे भी ज्यादा टैक्स किसान से लेते थे। तो अल्टीमेटली जो इफेक्ट होता था वो किसान पे होता था, और किसान अपना पूरा प्रोडक्शन करने के बाद भी जो है वो टैक्स नहीं दे पाना पता। इसके लिए उसे क्या लेना पड़ता था? उसे बाजार से जो है लोन लेना पड़ता था, और जिन लोगों से वो लोन किसान लोन लेता था, यदि वो लोन चुका नहीं पाते थे तो वो लोग जो है उसकी जमीन से बेदखल कर देते थे। इस प्रकार ये परमानेंट सेटलमेंट किसानों के लिए भी लाभदायक नहीं रहा। लाभदायक इसलिए नहीं रहा क्योंकि इसमें जो है टैक्स की मात्रा थी वो बहुत ज़्यादा थी, और दूसरी इम्पोर्टेंट बात क्या थी? वो स्थायी थी। चाहे किसान की फसल पैदा हो या नहीं हो, लेकिन उन्हें वो फिक्स टैक्स तो देना ही पड़ेगा। इस प्रकार ये परमानेंट सेटलमेंट की कुछ कमियां थी। परमानेंट सेटलमेंट एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इस परमानेंट सेटलमेंट से कई बार जो है परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते, तो आपको इसको अच्छे से देखना है। परिभाषा इसकी देखनी, परमानेंट सेटलमेंट से क्या तात्पर्य है, परमानेंट सेटलमेंट के मुख्य मुख्य बिंदु क्या थे, और इससे परमानेंट सेटलमेंट से कंपनी, जमींदार और किसानों को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा, ये सारा हमने इसमें विस्तार पूर्वक चर्चा किया है। आशा ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगा।